हमारे साथ गया ही नहीं। परदादी घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, वो तुम्हारे साथ ही गया था। लेकिन बच्चों ने कहा, नहीं, वो तो घर पर ही था। अगर वो हमारे साथ होता तो हमें आवाज देता। वो पहाड़ पर नहीं गया। मेरी बात खत्म होते ही मेरी परदादी के चेहरे का रंग बदल गया। अगर युआन बाओ पहाड़ पर नहीं गया तो फिर कहाँ गया? मुझे लगता है तुम दोनों ने ही उसे कहीं छोड़ दिया। तुम नहीं चाहते थे कि उसे चिकन मिले, इसलिए उसे छोड़ आए हो, है ना? नहीं, हमने उसे नहीं देखा। तो फिर युआन बाओ कहाँ है? तुम दोनों ने उसे गुम कर दिया। बड़े लोग लौटेंगे तब पता चलेगा। अब जल्दी जाकर उसे ढूंढो। यह कहकर मेरी परदादी गोदाम में चली गई। वो बंदर जिसे उसने मारा था, उसके शरीर के बाल तक पूरी तरह नहीं उतारे गए थे। वह खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। अब क्या करें भैया? युआन बाओ खो गया। युआन बाओ हमारी वजह से नहीं खोया। वो समझदार है। अगर वो हमारे पीछे आया होता तो जरूर आवाज लगाता। इतने में पश्चिम वाले कमरे से हल्की रोने की आवाज आई। वो युआन बाओ की आवाज थी। मैं और शुयिंग तुरंत अंदर भागे। युआन बाओ, तुम कहाँ हो? फिर वही धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे आवाज अलमारी के अंदर से आ रही हो। मैं अलमारी के पास गया, कान लगाकर सुना। अंदर सचमुच रोने की आवाज थी। युआन बाओ अंदर था। जैसे ही हमने अलमारी खोली, तेज खून की गंध आई। जो हमने अंदर देखा उसे मैं और शुयिंग डर से जम गए। युआन बाओ अलमारी में पड़ा था। उसके पूरे शरीर पर कांटे के निशान थे और वहीं मुझे शुयिंग के कपड़े भी दिखे जो खून से सने हुए थे। मैंने गहरी सांस ली और युआन बाओ को बाहर खींचा। युआन बाओ, ये क्या हुआ? युआन बाओ बस बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि मेरी परदादी दरवाजे पर खड़ी थी। हमारे गाँव में एक कहानी थी। कहा जाता था कि बहुत बूढ़े लोग कभी कभी इंसान नहीं रहते और भयानक आत्मा बन जाते हैं। उस दिन मेरी परदादी दरवाजे पर खड़ी थी और उसकी नजर युआन बाओ पर जमी हुई थी। युआन बाओ को क्या हुआ? उसके शरीर पर इतना खून क्यों है? लेकिन जब वो बोल रही थी, मैंने देखा उसके दांत पहले से ज्यादा लंबे, पतले और नुकीले हो गए थे। उसकी बात खत्म होते ही शुयिंग खिड़की से बाहर कूद गई और चिल्लाने लगी, भूत! ये इंसान नहीं, कोई दुष्ट आत्मा है, कोई आओ। परदादी ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई और मुस्कुराकर बोली, युआन फू, अच्छे बच्चे बनो। युआन बाओ को वापस अलमारी में रख दो। उसके शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर। युआन बाओ डर के मारे बेहोश हो गया। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। जब मैंने छोड़ा नहीं तो परदादी गुस्सा हो गई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा डरावना हो गया। उसने एक हाथ से युआन बाओ को पकड़ने की कोशिश की और दूसरे हाथ से मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। मुझे लगा अब मैं नहीं बचूंगा। तभी बाहर आंगन से दादाजी की आवाज आई, माँ, हम वापस आ गए। ये सुनते ही परदादी अजीब हंसी हंसने लगी। मैंने मौका मिलते ही भागने की कोशिश की। पीछे से दादी चिल्लाई, युआन फू, भागो, अपनी मौसी दादी को बुलाओ और चेन ताओवादी को ले आओ। परदादी की पकड़ ढीली हुई और मैं खिड़की से बाहर कूद गया। बचाओ बचाओ, मेरी परदादी दुष्ट आत्मा बन गई। मैं गांव के बाहर पहुंचा तो दादी मिली। क्या हुआ? वो दुष्ट आत्मा बन गई है। जल्दी चलो, चेन ताओवादी को बुलाते हैं। हम तुरंत चेन ताओवादी के घर पहुंचे। वो बाहर धूप में बैठा था। दादी घबरा कर बोली, चेन गुरु, बड़ी मुसीबत हो गई। हमारे घर की बुजुर्ग औरत दुष्ट आत्मा बन गई। उन्होंने पूछा, घर में अभी कितने लोग हैं? सिर्फ मेरे दादा और परदादी। उन्होंने राहत की सांस ली। अच्छा है, कम लोग हैं, वरना मुश्किल हो जाती। ऐसी आत्मा दूसरों पर भी असर कर सकती है। जल्दी चलो। जब हम घर पहुंचे तो देखा आंगन में कई लोग खड़े थे। दूसरे दादा, तीसरे दादा, उनके बच्चे और बाकी परिवार वाले। परदादी को रस्सियों से बांधकर जमीन पर लिटाया गया था। चेन गुरु बोले, पहले इन्हें गोदाम में बंद करो, फिर पहाड़ से आड़ू के पेड़ की टहनियां लेकर आओ। आड़ू की टहनियां क्यों? बुरी आत्मा भगाने के लिए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, याद रखना, इस आंगन में किसी पर भी भरोसा मत करना। बहुत मुमकिन है कि उनमें से कोई भूखा प्रेत हो। मैंने पूछा, चेन दाओवादी, उसे बाहर कैसे निकालेंगे? उन्होंने कहा, भूखा प्रेत इंसानों को खाता है, वह खुद को रोक नहीं पाएगा। उसे इंसान का लालच देकर बाहर निकालेंगे। मुझे तुम्हारी माँ भूखा प्रेत नहीं लगती। आज रात उसी को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम मेरी परदादी को गोदाम से बाहर लेकर आए। वह जमीन पर बैठी थी, चेहरा सुन्न था, जैसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो। तभी अचानक पश्चिम वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आई, युआन बाओ अभी जिंदा है। मेरी दादी तुरंत उसे लेकर बाहर आई। युआन बाओ दादी के पीछे बैठ गया और बिना पलक झपकाए चेन दाओवादी को घूरने लगा। उसने पूछा, क्या आपके पास कोई और ताबीज वाला थैला है? चेन दाओवादी बोले, नहीं, ये बहुत कीमती चीज है, मेरे पास अतिरिक्त नहीं है। फिर उन्होंने अफसोस भरे लहजे में कहा, बेचारा युआन बाओ। थोड़ी देर बाद मेरे चाचा लोग लौट आए। उनके हाथों में खूब सारी आड़ू के पेड़ की टहनियां थी। चेन दाओवादी ने उन टहनियों से एक बड़ा सा बांस का टोकरा बनाया और उसमें मेरी परदादी को बैठा दिया। उन्होंने कहा, अगर भूखे प्रेत को 3 दिन और 3 रात तक ऐसे लटका कर रखा जाए तो वह जरूर मर जाएगा। इतना कहकर उन्होंने और मैंने मिलकर उस टोकरे को एक ऊंचे पेड़ पर लटका दिया। मेरी परदादी उसमें बैठकर जोर जोर से रोने लगी। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने पूछा, यह तरीका सच में काम करेगा? चेन दाओवादी बोले, चिंता मत करो, 3 दिन बाद भूखा प्रेत मर जाएगा। फिर उन्होंने कहा, जाओ कुछ अंडे उबालो और सबको खाने के लिए दो। मैं गोदाम में खाना बनाने चला गया। रात होने पर मेरी दादी उबले अंडे मेज पर ले आई। कमरे में मौजूद लोगों ने अंडे देकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहा जाता था कि भूखा प्रेत अंडे देख ही नहीं सका, सिर्फ इंसान उन्हें देख सके हैं। दादी ने सबको एक एक अंडा दिया। सबने अंडे छीलकर खाना शुरू कर दिया, लेकिन युआन बाओ ने अंडा हाथ तक नहीं लगाया। दादी ने उसकी तरफ देखा और छिल्ला हुआ अंडा उसके कटोरे में रखकर बोली, युआन बाओ, गरम है, खा लो। युआन बाओ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्या खाऊं? ये सुनते ही
ही मेज पर बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दादी बोली, तुम्हारे कटोरे में अंडा रखा है। युआन बाओ ने दादी को अजीब नजरों से देखा और बोला, मुझे अंडा नहीं खाना। लेकिन बोलते समय उसने नीचे कटोरे की तरफ देखा, जबकि उसका कटोरा खाली था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही दादी अंडा वापस हटा चुकी थी। दादी ने चुपचाप चेन दाओवादी की तरफ देखा। उन्होंने इशारे से कहा, कुछ मत बोलो। दादी बोली, ठीक है, मत खाओ। युआन बाओ ने सबको ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम्हें लग तो नहीं रहा कि मैं भूत हूँ? दादी बोली, नहीं, भूखा प्रेत तो पकड़ा जा चुका है। युआन बाओ बोला, मैं पश्चिम वाले कमरे में जाकर सोता हूँ। इतना कहकर वह भागकर अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। चेन दाओवादी धीमे से बोले, भूखा प्रेत युआन बाओ के शरीर में है, आज रात उसे पकड़ेंगे। सब लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, तो मेरी माँ को पेड़ से उतार दो। चेन दाओवादी बोले, अभी नहीं, आधी रात को भूखा प्रेत इंसान खाने की इच्छा रोक नहीं पाएगा। वह जरूर पेड़ के नीचे आएगा और ऊपर उछल कर पहुँचने की कोशिश करेगा। उस समय तुम लोग पीछे से जाकर उसे रस्सी से बांध लेना, फिर मैं मंत्र और ताबीज से उसका अंत कर दूंगा। सबने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, अब सब अपने अपने कमरों में जाओ। भूखे प्रेत को शक नहीं होना चाहिए। सब लोग धीरे धीरे अपने कमरों में लौट गए। चेन दाओवादी जाते जाते बोले, मैं पहले जाकर ताबीज ले आता हूँ, आधी रात से पहले वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। घर में अब सिर्फ हम 3 लोग बचे थे। मैं और दादा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठे आहें भर रहे थे। ये कैसी मुसीबत आ गई? कुछ देर बाद दादा बोले, अगर भूखा भूत सच में युआन बाओ है तो माँ को पेड़ से नीचे उतार देना चाहिए। इतनी तेज हवा में कहीं उन्हें ठंड न लग जाए। दादी ने कहा, बुजुर्ग, चेन दाओशी की बात मान लो। माँ को अभी थोड़ा और सहना होगा। पहले उस भूखे भूत को धोखा देना जरूरी है। मैं बोला, मैं दादी के लिए एक कंबल देकर आता हूँ। इतना कहते ही दादी ने मुझे रोक लिया। तू बाहर मत जा। दादी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने देखा तीसरे चाचा कंबल उठाकर आंगन में चले गए। उन्होंने कंबल पेड़ की तरफ फेंका और लौट गए। दादी बोली, वो जा चुका है, अब तू मत जा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे एक काली परछाई तीसरे चाचा के पीछे पीछे चल रही हो और फिर वही परछाई उनके कमरे में घुस गई। मैंने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन तीसरे चाचा और वो काली परछाई दोनों गायब हो चुके थे। आधी रात हो गई, लेकिन चेन दाओशी वापस नहीं आई। दादी ने चिंता से कहा, इतनी देर क्यों हो गई? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? इतने में तीसरे चाचा की चीख सुनाई दी, बचाओ, भूखा भूत मुझे खा जाएगा। मैं खिड़की से झांक कर देखने लगा। तीसरे चाचा भागते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पर खून लगा था। वो जोर जोर से हमारे दरवाजे पर मारने लगे, दरवाजा खोलो, भूखा भूत मुझे खाने आ गया। दादा और दादी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादा ने पूछा, वो भूखा भूत दिखता कैसा है? तीसरे चाचा बोले, वो युआन बाओ है, वही भूखा भूत है, उसने घर के लोगों को खा लिया। दादी ने सिर हिलाया और बोली, झूठ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो भूत एक परछाई जैसा है, जिस पर वो सवार हो जाता है वही भूत बन जाता है। फिर दादी चिल्लाई, तीसरा बेटा झूठ बोल रहा है, भागो, दरवाजा मत खोलो, तीसरा बेटा ही भूत है। सब समझ गए, अगर उसे अंदर आने दिया तो वो हम सबको खा जाएगा। बाहर से तीसरे चाचा की आवाज और डरावनी होती जा रही थी, दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। दादी घबरा कर बोली, अब क्या करें? दादा बोले, छत पर चढ़ जाओ, पीछे से निकलेंगे, भूत आसानी से ऊपर नहीं आ पाएगा। हम सीढ़ी लगाकर धीरे धीरे छत पर चढ़ गए। मैं सबसे आखिर में ऊपर पहुंचा। मेरे ऊपर पहुंचते ही नीचे का दरवाजा टूट गया। तीसरे चाचा गुस्से से अंदर घुस आए। उन्होंने देखा कि कमरा खाली है और छत में रास्ता खुला हुआ है। वो तुरंत आंगन में आकर चिल्लाने लगे, नीचे उतर जाओ, नहीं तो मैं ऊपर आकर तुम सबको खा जाऊंगा। दादा बोले, अगर हिम्मत है तो ऊपर आ जा। इतना सुनते ही दादी ने दादा को घूरा, ये क्या कर रहे हो? उसे रास्ता बता रहे हो? तीसरे चाचा मुस्कुराए। वो गोदाम में गए और एक सीढ़ी उठा लाए। सीढ़ी दीवार पर लगाकर ऊपर चढ़ने लगे। मैं डर गया, पास मत आना। वो हाथ पैर से चढ़ते रहे। जैसे ही ऊपर पहुंचने वाले थे, दादा ने सीढ़ी धक्का देकर गिरा दी। तीसरे चाचा जोर से नीचे गिरे, लेकिन उन्हें जैसे दर्द ही महसूस नहीं हुआ। उन्होंने फिर सीढ़ी लगाई और चढ़ने लगे। दादा ने फिर सीढ़ी गिरा दी। ऐसा कई बार हुआ। आखिर तीसरे चाचा जमीन पर पड़े रह गए। मैंने पूछा, क्या भूत मर गया? दादा बोले, पता नहीं, सुबह देखेंगे। सुबह हुई। हम छत से नीचे उतरे। दादी को भी पेड़ से उतारा गया। तीसरे चाचा मर चुके थे। बार बार गिरने से उनकी मौत हो गई थी। मैं बोला, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा। इतने में आंगन का दरवाजा खुला। चेन दाओशी अंदर आए। मैंने पूछा, आप अब आए? उन्होंने कहा, कल रात भूत ने मुझे रोक लिया था, मैं निकल नहीं पाया। मैंने पूछा, और वो भूत? उन्होंने जवाब दिया, मर गया। अच्छा हुआ। फिर मैंने कहा, हम लोग ये जगह छोड़ रहे हैं। कल रात आपने जो मुझे दिया था मैं वापस कर देता हूँ। चेन दाओशी अचानक रुक गए। मैंने तुम्हें क्या दिया था? मैं बोला, वही ताबीज वाला थैला। कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोले, अरे एक पुराना ताबीज ही तो था। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही मेरा चेहरा बदल गया। चेन दाओशी धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। वो हमें घूर कर देखने लगे। उनकी आंखें और भी अजीब लगने लगी। फिर उन्होंने कहा, अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। और उसके बाद मेरे कानों में बस उनकी डरावनी हंसी गूंजती रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी यूट्यूब फैमिली। इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनती है तो प्लीज